डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनीता सिंह आज आपको इकोनॉमिक्स क्लास 10th का लेसन 1 चैप्टर 1 विकास के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका मतलब होता है डेवलपमेंट। स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे लोगों के जीवन में सुधार और साथ ही अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई हो तो यह विकास है। विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास का अलग अलग परिभाषा होती है। विकास या प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। विकास को हम एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझ सकते हैं जिसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ सामाजिक असमानता, निर्धनता और निरक्षरता में कमी होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मात्रात्मक या गुणात्मक सुधार होना चाहिए। विकास की अवधारणा अत्यंत व्यापक है। ऐसी स्थिति में भिन्न भिन्न लोगों के लिए इसका अर्थ अलग अलग हो सकता है। एक व्यक्ति के लिए जो दशा विकास है हो सकता है दूसरे के लिए वह विकास न हो। विभिन्न उदाहरण इसकी पुष्टि करते हैं, जैसे अधिक मजदूरी। एक मजदूर का विकास उद्योगपति के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उद्योगपति को अधिक धन खर्च करना पड़ेगा, लेकिन मजदूर को मजदूरी ज्यादा चाहिए, तो उसका विकास मजदूरी हो गया। लेकिन उद्योगपति का विकास कम धन देना होगा, कम खर्च करना पड़ा, ये उसके लिए विकास होगा। व्यापारी खाद्यान्न को आर्थिक कीमत पर बेचकर लाभ प्राप्त करना चाहता है, किंतु गरीब व्यक्ति उन्हें कम कीमत पर खरीदना चाहेगा। अधिक विद्युत प्राप्त करने के लिए उद्योगपति अधिक बांधों के निर्माण के पक्ष में हो सकते हैं। हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारी खाद्यान्न को अधिक कीमत पर बेचकर लाभ प्राप्त करना चाहता है, किंतु गांव में व्यक्ति उन्हें कम कीमत पर खरीदना चाहेंगे। अधिक विद्युत प्राप्त करने के लिए उद्योगपति अधिक बांधों के निर्माण के पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन इस कारण कृषि भूमि में कमी आ सकती है, जिससे किसानों को हानि भी उठानी पड़ सकती है। बांध के निर्माण से सस्ती और अधिक विद्युत तो प्राप्त हो जाएगी, परंतु जिनके खेत जाएगा, जिनका खेत नुकसान होगा, जिनको बेघर होना पड़ेगा, वह विद्रोह पर उतर सकते हैं। इस प्रकार ये कह सकते हैं एक का विकास दूसरे के लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अतः विकास का परिणाम एक न होकर अलग अलग होता है। वृहद दृष्टिकोण से मूल्यांकन करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि धन सभी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद नहीं सकता जो अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है। जैसे धन प्रदूषण के लिए वातावरण नहीं खरीद सकता, बिना मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, बिना मिलावट की वस्तुएं नहीं दिला सकता, धन संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता, धन से शांति भी नहीं खरीदी जा सकती। तो विकास क्या वादा करता है? हर व्यक्ति के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, उसका विकास का लक्ष्य काम करने का अधिक दिन मिले, बेहतर मजदूरी मिले, 10 रुपए से बढ़कर 400 रुपए तक उसको आर्थिक सहायता मिले, स्थानीय स्कूल में उसके बच्चे उत्तम शिक्षा प्राप्त करें और वह भी सामाजिक भेदभाव के साथ नहीं, गांव में एक अच्छे बड़े इंसान की तरह से, उच्च व्यक्ति की तरह से वह रह सके। पंजाब के समृद्ध किसान है, उसका पैमाना कुछ अलग प्रकार का होगा। दोनों का पैमाना अलग अलग होगा। किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें। इसी तरह से सबके लक्ष्य और विकास के हर व्यक्ति के अपने अपने लक्ष्य होते हैं। शहर के एक अमीर परिवार की एक लड़की है, उसे अपने भाई की जैसी आजादी मिलती है। वह अपने फैसले खुद कर सकती है और अपनी पढ़ाई विदेश में भी कर सकती है। इस प्रकार आपने देखा कि हर व्यक्ति के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आय और उनके अन्य लक्ष्य के बारे में पढ़ते हैं। आय, प्रति व्यक्ति आय को हम कैसे निकालेंगे? देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है, वो उसे औसत आय कहते हैं या प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अपने विकास के लिए लोग अधिक आय की इच्छा रखने के साथ साथ स्वतंत्रता, सुरक्षा, बराबरी का व्यवहार और दूसरों से आदर मिलने की भी इच्छा रखते हैं। भेदभाव से सभी को अप्रसन्नता होती है। ये सभी बात या लोगों से इच्छित लक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव जीवन जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही जरूरी नहीं है। जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनके आसानी से मापा नहीं जा सकता,
किंतु उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के लिए लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा की इच्छा तो रखते ही हैं। इस तरह बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनका बहुत महत्व होता है। अगर आप कहीं दूर दराज के इलाके में आपको नौकरी मिलती तो उसे स्वीकार करने से पहले आप अपनी आय पर अतिरिक्त भार को समझेंगे। आप सोचेंगे कि आपके परिवार के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, वहाँ का वातावरण कैसा होगा, सीखने का अवसर कैसा होगा। लेकिन दूसरी एक नौकरी है जिसमें आपको वेतन तो कम मिलता है, लेकिन वह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपको सुरक्षा की भावना बढ़ाता है। और एक अन्य नौकरी है जो वेतन दे सकती है लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपके परिवार के लिए पर्याप्त आपको समय भी न प्राप्त हो। इससे आपको सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। इस तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतन भोगी हैं और कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तथापि यह भी सच है कि महिलाओं को बाहर काम करने जाने के लिए, घर के कामकाज में भी हाथ बटाने के लिए उनको सहारा चाहिए। तो सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण के कारण ज्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं, लेकिन इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के स्रोत ही नहीं थे, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में भी होते। आइए हम राष्ट्रीय विकास के बारे में बात करते हैं। किसी देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को राष्ट्रीय विकास कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत सरकार यह निर्णय लेती है कि विकास का कौन सा मार्ग न्याय संगत और सही है। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत केवल उन्हीं कार्यक्रमों और नीतियों को लागू नहीं किया जा सकता जिनसे अधिकाधिक लोगों को लाभ प्राप्त होता है। उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चिंत हो सकें, ऐसा भी आपको सोचना चाहिए। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी भी हो सकती। यदि विकास की धारणा में भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। आप अगर किसी ऐसे विवाद से परिचित हैं तो आप उन्हें विभिन्न व्यक्तियों से तर्क जानने का प्रयास कीजिए, या आप लोगों के बातचीत करके और अखबारों और टेलीविजन के माध्यम से भी आप आइए देखते हैं कि विकास को विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना में हम किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से हम बातचीत करते हैं। जब हम भिन्न भिन्न चीजों की तुलना करते हैं तो उनमें समानता और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इसकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखिए, हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? उनकी ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर, या वो पढ़ने में बहुत बुद्धिमान हैं तो हम सोचते हैं कि वह बहुत अच्छा, लेकिन हो सकता है बुद्धिमान विद्यार्थी व्यवहार का अच्छा ना हो, और जो छोटा हो, लंबाई में छोटा हो, स्वास्थ्य की परेशानी हो, लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छा हो। सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। इस पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना है। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए, वे सभी वस्तुओं का अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इससे ज्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है, लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देश की जनसंख्या अलग अलग होती है। जैसा कि अभी आपको बताया, कुल आय की तुलना में हमें यह ज्ञात होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश से लोगों से बेहतर हैं? हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि प्रदेश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय ही प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। विश्व बैंक विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय यूएस के 12,056 प्रतिवर्ष या उससे अधिक है तो उसे समृद्ध देश और वे देश जिनकी प्रति आय यूएस के हिसाब से 995 प्रति वर्ष है या उससे कम है तो उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाता है। भारत मध्य वर्ग के देशों में आता है। आय और अन्य मापदंड। विकास के संबंध में अभी तक यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि केवल आय इसका संपूर्ण सूचक नहीं हो सकती। औसत आय मूल्यांकन करते समय
हम इसका विरोधाभास भी देख चुके हैं। औसत आय के अतिरिक्त शिक्षा, सामाजिक निर्धनता व सामाजिक सुविधाएं भी मानव विकास के अन्य महत्वपूर्ण निर्धारण कारक। मुद्रा या धन से वे समस्त वस्तुएं या सेवाएं नहीं खरीदी जा सकती जो अच्छे रहन सहन के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे हम मुद्रा से प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते, इसी प्रकार सुख व शांति भी मुद्रा से नहीं खरीदी जा सकती। आय के साथ ही विकास के अन्य महत्वपूर्ण मापदंड भी होते हैं, जिन्हें शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और निबल उपस्थिति अनुपात आदि के रूप में समझा जा सकता है। ये मापदंड किसी भी व्यक्ति के समग्र विकास से संबंधित हैं। यह समझना आवश्यक है कि शिक्षा विकास का सार्वभौम पहलू है। विकास की दिशा में दशा इसी से तय होती है। शिशु मृत्यु दर, आइए जानते हैं क्या होता है। साक्षरता दर क्या होती है और निबल उपस्थिति अनुपात क्या है। तो शिशु मृत्यु दर जानते हैं, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले शिशुओं का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। साक्षरता दर क्या है? ये 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात है। निबल उपस्थिति अनुपात क्या कहते हैं? 14-15 वर्ष की आयु के विद्यालय में जाने वाले कुल बच्चों का आय उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत निबल उपस्थिति अनुपात है। हरियाणा, केरल और बिहार का प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है कि वास्तव में ये आंकड़े 2015-16 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निबल आय राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान ले सकते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,62,034 रुपए कमाता है, जबकि बिहार में औसतन केवल 31,454 रुपए कमा पाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित माना जाएगा। ये सब चीजें सार्वजनिक सुविधाओं में आती हैं। इसी प्रकार केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं सामुदायिक सार्वजनिक रूप से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस कार्य कर रहे हैं। ऐसे राज्यों में लोगों का स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से अच्छा होने की प्रबल संभावना है। तो आपने देखा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय के विषय में केरल से आगे, किंतु साक्षरता दर इसके विषय में पीछे। यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता। जब तक आपका पूरा समुदाय इस बचाव के लिए कदम नहीं उठाता तो वास्तव में जीवन की बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। आपने इसके पहले देखा केरल की मृत्यु दर को भी देखा, साक्षरता को भी देखा। आइए हम सतत पोषणीय विकास पर चलते हैं। मानव विकास और मानव विकास सूचकांक स्वस्थ भौतिक वातावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक समस्त प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया मानव विकास कहलाती है। दूसरे शब्द में मानव विकास लोगों की इच्छाओं व उनके जीवन स्तर में वृद्धि लाने की प्रक्रिया है ताकि वे एक उद्देश्य एवं सक्रिय जीवन जी सके। जीवन काल, शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय बहुत आवश्यक है। मानव विकास सूचकांक देश के विकास के स्तर को समझने में मदद करता है। इसके माध्यम से आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण घटकों जैसे जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति का स्तर, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति की जानकारी इत्यादि मिलती है। मानव विकास सूचकांक विभिन्न देशों का संकेत देता है कि वे मानव विकास के दिशा में कितने अग्रसर हो चुके हैं। एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है पर वह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगे।
यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत और उनके पड़ोसी देशों की 2018 की मानव विकास रिपोर्ट के संबंध आंकड़ों पर दृष्टि डालना रुचि। आर्थिक विकास और मानव विकास के तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य को समझना अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक विकास के एक संकीर्ण पक्ष है, क्योंकि इसमें विकास के लिए केवल वित्तीय पक्ष को ही सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक विकास के अंतर्गत विकास के मात्रात्मक पक्ष को सम्मिलित किया जाता है। मानव विकास का व्यापक पक्ष है, क्योंकि इसमें वित्तीय पक्षों के साथ साथ महत्वपूर्ण गैर वित्तीय पक्षों को भी सम्मिलित किया जाता है। मात्रात्मक विकास के स्थान पर गुणात्मक विकास महत्वपूर्ण होता है। मानव विकास इस समस्त प्रकार के विकास का लक्ष्य साध्य करता है। विकास की धारणीयता, चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। विकास की धारणीयता का अर्थ है विकास का जो स्तर हमने प्राप्त किया है वह भावी पीढ़ी के लिए भी बना रहे। यदि विकास पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है तो उसके दुष्परिणाम हमारी भावी पीढ़ी को भी भुगतने पड़ते हैं। वास्तव में पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, 300 जिलों में सूचना मिली कि वहां पिछले 20 सालों में पानी के स्तर 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है और देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि यह साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन के अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानों पर पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसा आप सोचते हैं कि जल की अति उपयोग हो रहा है? हाँ, जल का अति उपयोग तो हो रहा है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। लोग घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योगों आदि में जल का अति उपयोग कर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि क्या बिना अति उपयोग के विकास संभव हो सकता है? जल के अति उपयोग के बिना विकास हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हम जल का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करें तथा जल संरक्षण के आवश्यक उपायों को अपनाएं। चलिए हम समझते हैं नवीनीकरण संसाधन क्या है। नवीनीकरण संसाधन वह संसाधन है जिसके भंडार में प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः स्थापन हो सकता है। हम जमीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक गैर नवीनीकरण संसाधन है, लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी न हो। इसके लिए उस समय खोज चलती रहती। जैसे नीचे ये तालिका को आप देखिए, कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडार है। भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर है, जिसके पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रत्येक पर भार पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार तो कम है, लेकिन वे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा इसे पाना चाहते हैं। विकास की धारणीयता का प्रश्न इसकी प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में कई प्रश्न खड़े करता है। क्या किसी देश की विकास प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है? तो इसके पहले हमें यह जानना होगा कि भारत यह संपूर्ण विश्व के लिए है, किंतु अलग अलग देशों में इसकी भंडार के अलग अलग स्थितियां हैं। यह भंडार केवल 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर हैं, जिनके पास तेल के पर्याप्त भंडारण नहीं। तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रत्येक पर भार पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास भंडार तो कम है, लेकिन वे इसे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं। तो जो प्रश्न उठा है कि क्या किसी देश के विकास की प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है, तो हाँ, किसी देश की विकास की प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है। कच्चा तेल शोधित होकर विभिन्न प्रकार की मशीनों, यंत्रों या परिवहन आदि के लिए एक संचालक शक्ति का कार्य करता है। दूसरा प्रश्न है, भारत को कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। तो ये भी सही है, भारत को कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। आने वाले समय भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे भारत के आयात की मद में वृद्धि, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति, विदेशी विनिमय का संकट। तो इस प्रकार हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर पर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय का आधार
आधार पर करते, आय के आधार पर करती है। तो आपने देखा कि आपने पढ़ा कि विकास के अलग अलग क्षेत्र कौन कौन से हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया और अच्छा लगा तो इसे लाइक एवं शेयर करना अवश्य, शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब भी कीजिए।